हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चिंतन, थिंकिंग और सोच, चाहे आप जिस भी नाम से जानेंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी हम आज की क्लास में देखेंगे कि चिंतन किसे कहा जाता है या थिंकिंग क्या होती है और थिंकिंग कितने प्रकार की होती है। तो चलिए आइए देखा जाए कि यह कितने प्रकार की होती है और इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। यानी हम किस प्रकार से सोचते हैं और हमारे सोचने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है। देखिए, ये जो थिंकिंग होती है वो देखिए किस प्रकार की होती है। देखिए, हम किस किस काम के लिए सोचते हैं। देखिए, थिंकिंग देखिए किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजिंग से, ठीक है, फिर फोकसिंग से, किसी चीज पर फोकस करने के लिए, फिर किसी चीज के साथ देखिए कनेक्ट होने के लिए, फोकस होने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए, एनालाइज करने के लिए और जनरेट करने के लिए और साथ साथ कंपाइलिंग करने के लिए। तो यानी इन सारी चीजों के लिए हमें थिंकिंग की जरूरत पड़ती है और थिंकिंग का इन क्षेत्रों में योगदान है। देखिए, हम किस प्रकार से किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। ठीक है, तो आप चाहे इसको चिंतन कहिए, चाहे सोच कहिए, चाहे थिंकिंग कहिए, सब एक ही है। बस हमारे जो उच्चारण करने का जो है तरीका अलग है। देखिए, सोच, चिंतन, थिंकिंग। देखिए, ये होता क्या है। देखिए, सोच या चिंतन का अर्थ होता है किसी समस्या, विचार या स्थिति पर मानसिक रूप से विचार करना। यानी कोई समस्या है, कोई विचार है, कोई स्थिति परिस्थिति है, उसके बारे में अपने दिमाग से या अपने मस्तिष्क के द्वारा किसी भी प्रकार का जो निर्णय लिया जाता है वही कहलाता है चिंतन या सोच। देखिए, यह देखिए एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम जानकारी का विश्लेषण करते हैं, तर्क करते हैं, कल्पना करते हैं और तब जाके निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार की जो एबिलिटी किसी के अंदर होती है तो वह बहुत बेहतर कार्य करता है। इसलिए देखिए, लोग कहते हैं कि कोई भी कार्य करना चाहिए तो सोच विचार कर करना। तो यही सोच विचार जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वह इसी से रिलेट होता है। जब व्यक्ति कोई भी काम सोच विचार कर करता है तो कहा जाता है कि उसका निर्णय अच्छा है, और कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में कर दिया जाता है तो उसका परिणाम जब गलत आता है तो लोग कहते हैं कि बिना सोचे विचारे आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो सोच या चिंतन है ये कितने प्रकार का होता है। सोच और चिंतन को इसके स्वभाव और उपयोग के आधार पर कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने और भी क्लास उसमें देखा था कि मोटिवेशन किस प्रकार की होती है, मोटिवेशन का क्या क्या योगदान होता है, उसकी क्या विशेषता होती है। उसी प्रकार से चिंतन भी देखिए कई प्रकार की होती है, जिसमें देखिए जो पहला है वह है संकल्पनात्मक यानी कंसेप्चुअल थिंकिंग। इस प्रकार की चिंतन में देखिए जो व्यक्ति होता है विचारों और अवधारणाओं पर आधारित जो है सोच करता है। इसमें देखिए जो व्यक्ति होता है वो अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट विचारों को समझने और उनसे जुड़े तर्क तैयार करने का प्रयास करता है। यानी संकल्पनात्मक सोच में जो बच्चे जो क्या करते हैं, जो अमूर्त सोच उनके अंदर जो दिखती है, विकसित होती है, वही इसके अंतर्गत आती है। अगला देखिए इसका उदाहरण। देखिए, इस प्रकार की सोच में देखिए किसी सिद्धांत को समझने या नया विचार विकसित करने की जब जरूरत पड़ती है तब लोग इस प्रकार की सोच करते हैं, इस प्रकार का चिंतन करते हैं। और इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो हाईली होता है, यानी इस प्रकार का जो चिंतन होता है बहुत गंभीर मुद्दों, नए सिद्धांतों को, नए विचारों को, यानी इस प्रकार के चिंतन का उपयोग कौन करता है, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के चिंतन का उपयोग किया जाता है। देखिए, विश्लेषणात्मक चिंतन यानी सोच, एनालिटिकल थिंकिंग। देखिए, यह चिंतन जो होता है या जो सोच होती है समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर उन्हें समझने और हल करने की प्रक्रिया।
यानी इस प्रकार के चिंतन में अगर किसी के सामने कोई समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है तो उस समस्या के कई भागों को वह बारी बारी से हल करता है और फिर जाके पूरी समस्या को हल करता है। इसमें देखिए तर्क का, आंकड़ों का और कई तथ्यों का उपयोग किया जाता है, यानी इसको समझने के लिए, हल करने के लिए किसी एक आधार का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए इस प्रकार का चिंतन का उपयोग देखिए गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। देखिए उसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़े होते हैं, विभिन्न प्रकार के फैक्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार के रीजन होते हैं जिसके आधार पे समस्या को हल किया जाता है। अगली देखिए जो थिंकिंग है वो रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग, यानी इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है इसमें देखिए व्यक्ति नए विचारों को उत्पन्न करता है और मौलिक समाधान खोजने का प्रयास करता है। यानी इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति नए नए विचार उत्पन्न करता है और एक मौलिक या फंडामेंटल जो विचार उसके द्वारा विकसित किया जाता है। इसमें देखिए कल्पनाशीलता और नवीनता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, यानी व्यक्ति इसमें कल्पनाशील होता है, कल्पनाओं का उपयोग करता है, इमेजिनेशन का उपयोग करता है और उसके अंदर नवीनता भी होती है, यानी इनोवेशन की भी जो एक जरूरत पड़ती है और वो दोनों मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। देखिए इस प्रकार की जो सोच का उदाहरण देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई नई कहानी लिखता है या किसी नई कला का निर्माण करता है तो उसमें इस प्रकार की जरूरत पड़ती है। देखिए जो कहानी लिखने वाले होते हैं या जो पेंटर होते हैं, जो कलाकार होते हैं, देखिए अपने इमेजिनेशन के आधार पे, अपने कल्पनाशीलता के आधार पे बड़ी बड़ी कहानियों को रच देते हैं और जब चित्रकारी करते हैं तो दिमाग में उस चीज का इमेजिनेशन करते हैं और फिर उसके आधार पे अपने हाथों के द्वारा उस चीज को प्रदर्शित करते हैं। देखिए अगली जो है महत्वपूर्ण सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए यह सोच जो होती है पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर तार्किक और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव रूप से निर्णय लेने पर आधारित होती है। यानी इस प्रकार की चिंतन में जो व्यक्ति होता है किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि वह अपने दिमाग से तार्किक रूप से और सब्जेक्टिव होकर नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव होकर सोचता है और फिर जाके निर्णय लेता है। सब्जेक्टिव जाकर होकर जो व्यक्ति निर्णय लेता है वो किसी एक चीज पर ही निर्भर होकर निर्णय लेता है और जो व्यक्ति ऑब्जेक्टिव होकर निर्णय लेता है तो उसके कई पक्ष होते हैं और फिर सभी पक्षों पर ध्यान रखते हुए ही वह निर्णय लेता है। इसमें देखिए किसी विचार, स्थिति या समस्या की गहराई से जांच की जाती है तब जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक, देखिए इसमें उदाहरण देख लिए, जब किसी विषय पर विचार किया जाता है तो उसके देखिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का विश्लेषण किया। यानी कोई कार्य करना है तो इस कार्य को करने से क्या हमें फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, फायदा ज्यादा होगा, नुकसान कम होगा, ये सारी चीजें देखी जाती हैं तब जाके डिसीजन लिया। अगली जो थिंकिंग है देखिए उसको व्यवहारिक सोच या प्रैक्टिकल थिंकिंग के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की सोच की जरूरत देखिए कब पड़ती है, यह सोच देखिए रोजमर्रा की समस्याओं और स्थितियों का हल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। यानी हमारे आम जनजीवन में जो हमारे डेली की नीड है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें किस प्रकार से सोचना चाहिए और उस समय जो हमारी सिचुएशंस है उसमें हमको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए व्यवहारिक सोच की जरूरत पड़ती है। देखिए इसमें व्यक्ति अपने अनुभवों और साधनों का उपयोग करके निर्णय लेता है। यानी इसमें ज्यादातर किसकी जरूरत पड़ती है, व्यक्ति के एक्सपीरियंस। यदि इस तरह की समस्या उसको भविष्य में कभी महसूस हुई होगी या उसने उसको हल किया होगा तो उसी का प्रयोग करके इसको हल कर लेता है और दूसरे लोगों को भी इसी प्रकार की समस्या का हल करने का सॉल्यूशन बताता है। देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, बजट की योजना बनाना। यानी देखिए बजट यानी आपका कोई कार्य है, आपने भविष्य में कोई प्रोग्राम किया या कोई प्रयोजन आपके घर पे पड़ा और आपने उसको करने के लिए किस प्रकार से अपना बजट बनाया, कैसे कैसे आपने पूरा व्यवस्था किया, उसका आपके पास अनुभव होता है। देखिए बहुत से लोगों के यहाँ बहुत सारे प्रयोजन होते हैं, शादी ब्याह होते हैं या फिर और भी बच्चों के पढ़ाई लिखाई का भी पूरा
बजट बना के और अब काम किया हुआ होता है तो उसका प्रयोग करके भविष्य में भी उसी तरह से कार्य कर लेते हैं। और जो लोग पहली बार करते हैं तो इस प्रकार के लोगों से क्या लेते हैं, मदद लेते हैं। अगली देखिए जो सोच है वो विचारशील सोच या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। देखिए इस प्रकार की सोच में देखिए व्यक्ति अपने पिछले अनुभवों और कार्यों पर विचार करता है और उनसे सीखने का प्रयास करता है। यानी भविष्य में व्यक्ति ने किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए थे और किस प्रकार के कार्य किए थे उस पर विचार करता है, और विचार करने के बाद तब उससे कुछ सीखने का प्रयास करता है। देखिए इसमें होता क्या है कि जब आपने अपने पिछले समय में यानी भूतकाल में, पास्ट लाइफ में अगर कोई जीवन में गलती की है तो दोबारा उस प्रकार की गलती नहीं करते हैं। देखिए बहुत से व्यक्ति होते हैं कि एक बार अगर कोई गलती हो जाती है तो दोबारा उस प्रकार की गलती नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है उनको उसी चीज की याद दिलाती है। अगली जो थिंकिंग है देखिए वो सकारात्मक और नकारात्मक थिंकिंग, पॉजिटिव एंड निगेटिव थिंकिंग। देखिए सकारात्मक थिंकिंग में क्या होता है कि यह सोचने का वह तरीका है जिसमें व्यक्ति हर स्थिति में सकारात्मक पहलू ढूंढने का प्रयास करता है। देखिए इसलिए कहा भी जाता है कि किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमको पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे तो फिर आप उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। देखिए उदाहरण के स्वरूप देखिए कठिन समय में भी हमेशा उम्मीद बनाए रखना चाहिए। यदि आपकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, कठिन समय चल रहा है, फिर भी आपको उम्मीद बनाए रखना है कि नहीं एक न एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी। तब इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है उसी को कहा जाता है पॉजिटिव। देखिए समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्द सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उस प्रकार की सफलता यदि उन्हें नहीं मिलती है तो वो उसके प्रति एक निगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में बना लेते हैं और फिर उसी निगेटिव थिंकिंग के द्वारा वो बहुत से लोगों को प्रभावित करते हैं, उनको उनके कार्य करने से विचलित करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से हमें हमेशा क्या रखना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए। देखिए अगली जो सोच है वो नकारात्मक सोच। देखिए इसमें व्यक्ति समस्याओं और असफलताओं पर ही ध्यान करता रहता है। यानी देखिए इस प्रकार की जो चिंतन होता है या थिंकिंग होती है इसमें व्यक्ति किसी चीज की अच्छाई के बारे में नहीं, उसकी केवल गलतियों को ढूंढते हैं या किस वजह से वह व्यक्ति असफल हुआ था, वो क्या गलती किया था, बस उसी चीज पे फोकस करते हैं और उसकी सफलताओं, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते। देखिए समाज में भी ऐसा होता है कि 1000 लोगों में किसी ने यदि कोई गलती कर दी तो लोग उसी चीज को हमेशा देखेंगे और उसी चीज के बारे में हमेशा कहेंगे। आजकल देखिए लोग कहते हैं कि बहुत से लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं तो तुम पढ़कर क्या करोगे। तो उनको क्या लग रहा है कि जो लोग पढ़ लिख के असफल है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पढ़ लिख कर असफल है तो उसकी कोई वजह होगी। उसी के आधार पे सभी लोगों को उसी तरह से मान लेना सही नहीं होता। ठीक है, देखिए मान लीजिए किसी के घर का कोई व्यक्ति है, उसने पढ़ाई लिखाई की, उसको सफलता नहीं मिली, या फिर मान लीजिए किसी के घर का कोई व्यक्ति है, गार्जियन है, उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, वो पढ़े लिखे नहीं, भविष्य में उनके बच्चे अगर पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं तो लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है कि उनकी निगेटिव थिंकिंग होती है कि तुम्हारे घर वाले कुछ कर ही नहीं पाए, तुम्हारे माँ बाप ऐसा कर ही नहीं पाए, तुम कहां से कर लोगे। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग वाले होते हैं वो देखिए क्या करते हैं, हमेशा निगेटिव। देखिए इस प्रकार के जो लोग होते हैं हर स्थिति में देखिए निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। उनका जो दृष्टिकोण होता है हमेशा निराशाजनक होता है। यदि आप उसके संपर्क में रहेंगे, उनसे तालमेल रखेंगे तो आपका भी उसी प्रकार से बिहेवियर हो जाए। अब देखिए अगली जो थिंकिंग है उसे अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के रूप में जाना जाता है। इसमें देखिए व्यक्ति भौतिक वस्तुओं की बजाय अमूर्त यानी इंटेलिजिबल जो विचार होते हैं जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता या प्रेम पर विचार करता है। यानी ये सब चीजें देखिए भौतिक रूप से हमें दिखती नहीं, हम इसको छू नहीं सकते, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। और इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है वो भी बहुत बेहतर थिंकिंग मानी जाती है। और इस प्रकार की थिंकिंग जो होती है वो अच्छे लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, बुद्धिमान लोगों में ही पाई जाती
इस प्रकार के जो लोग होते हैं, देखिए वो समानता, बंधुता, इन सब चीजों पर विचार करते हैं और उनके अंदर इसी प्रकार की भावना होती है। वो लोगों से भी प्रेम पूर्वक बात करते हैं, लोगों के प्रति उनका व्यवहार भी उसी प्रकार का होता है। वो लोगों को स्वतंत्र देखना चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता को पसंद करते हैं, किसी को वो परेशान नहीं करना चाहते, और वो जो कुछ भी करते हैं उनका जो डिसीजन होता है वो नैतिकता के आधार पर होता है। तो इस प्रकार की जो सोच होती है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आती है। अगली जो देखिए सोच है उसको हम लोग समानांतर थिंकिंग या लैटरल थिंकिंग के रूप में जानते हैं। इसमें देखिए जो व्यक्ति होता है परंपरागत तर्क के बजाय विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं का समाधान ढूंढता है। इसमें देखिए व्यक्ति क्या करता है कि परंपरागत तरीके से, जैसे किसी ने किसी काम को पहले किया था मैं उसी तरीके से हूबहू न करूंगा, बल्कि मैं उसको किसी और भी बेहतर तरीके से करूंगा। यानी किसी ने किसी कार्य को 4 दिन में किया था या 4 घंटे में किया था, तो मैं कौन सा तरीका अपनाऊं कि मेरा काम उससे कम समय में हो जाए। तो वो अपना इसके प्रति दृष्टिकोण अलग रहता है और समाधान ढूंढ। देखिए इसमें देखिए रचनात्मकता और नवाचार का उपयोग किया जाता है। देखिए पहले के लोगों ने अपनी समस्याओं का हल अपने तरीके से ढूंढा था। उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय तकनीकी का विकास नहीं हुआ था। तो हम अगर उसी तरीके से करना चाहेंगे तो ये क्या होगा, कहा जाएगा कि आपकी जो सोच है वो बहुत पुराने लोगों जैसी है। तो हमारी सोच को समय के अनुसार क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। देखिए किसी समस्या को हल करने के लिए अनोखा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्राचीन काल के लोगों के द्वारा या आपके पूर्वजों के द्वारा किसी समस्या को हल करने के लिए जिस तरीके का उपयोग किया गया था, तो वो तरीका उनके लिए उस समय बेहतर था, लेकिन वो तरीका आज के जमाने में बेहतर नहीं हो सकता। तो हमको आज के सिचुएशंस के अनुसार तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए आगे की जो 2 सोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। देखिए इनको समवर्ती या अभिसारी सोच, जिसको कन्वर्जेंट थिंकिंग के रूप में जाना जाता है, और दूसरी है डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी सोच। इसमें देखिए क्या होता है कि यह एक ऐसी सोच है जिसमें व्यक्ति एक ही सही समाधान या उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करता है। यानी उसके सामने यदि कोई समस्या दे दी जाती है तो उस समस्या का केवल एक ही हल ढूंढने के लिए वो परेशान रहता है और उसी के लिए वो तत्पर रहता है और उसी को प्राप्त कर लेता है तो वो संतुष्ट हो जाता है। देखिए इस प्रकार की जो सोच में देखिए तार्किकता, तथ्य और विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की जो सोच होती है, देखिए व्यक्ति समस्या को एक निश्चित ढांचे में हल करता है, सटीक और एकल उत्तर पर केंद्रित रहता है, तार्किक और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाता है, पारंपरिक और पूर्व निर्धारित विधियों का उपयोग करता है। यानी यह जो थिंकिंग होती है एक प्रकार से संकुचित थिंकिंग के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी नए तौर तरीके का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए। इस प्रकार के थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं, देखिए गणित के सवाल हल करते समय एक ही विधि का प्रयोग करेंगे। यदि किसी शिक्षक के द्वारा उनको एक विधि बताई गई है तो उसी विधि का प्रयोग बार बार करेंगे और वही विधि उनको बहुत बेहतर लगती है। उनको अन्य किसी भी विधि को उपयोग करने का मन नहीं करता। ठीक, देखिए एक सही विकल्प चुनने के लिए बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू का उत्तर देना उनको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, देखिए इस प्रकार के जो क्रियाएं करते हैं, यानी जो एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, वो इसी प्रकार की थिंकिंग का एक उदाहरण है। देखिए इस प्रकार की थिंकिंग रखने वाले जो बच्चे होते हैं उनको देखिए किसी चीज के बारे में विस्तृत रूप से गहराई से नॉलेज नहीं होता है। यदि उनको लिखने के लिए कह दिया जाए तो 1, 2 लाइन 4 लाइन से ज्यादा वो नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोच होती है एक ही दृष्टिकोण पर आधारित होती है। यानी हो सकता है कि वो उस चीज को पूरी तरह से रटे हुए हों, उसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। तो इसी प्रकार के बच्चों को जब देखिए जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एग्जाम में, तब वो दिक्कत में आ जाते हैं। उनको पूरी नॉलेज होती नहीं है उस चीज की, तो उनको समस्या आती।
किसी वैज्ञानिक प्रयोग में विशिष्ट परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी इस प्रकार की थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। देखिए कभी कभी इस प्रकार की थिंकिंग की बहुत उपयोगिता भी होती है कि जब कोई वैज्ञानिक कार्य किया जा रहा है और कोई विशिष्ट परिणाम चाहिए, तो उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आप ढेर सारा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यदि आप एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे तो हो सकता है कि वो समस्या जटिल हो जाए। अब जैसे देखिए कि डॉक्टर के द्वारा यदि किसी मरीज का ऑपरेशन किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है, तो उसको केवल यूनिक तरीका अपनाना पड़ेगा, नहीं तो पता चले कि वो वहां एक्सपेरिमेंट करने लगेगा, अलग अलग तरीके का सॉल्यूशन उसमें अप्लाई करने लगेगा, तो हो सकता है मरीज की जान जा सकती है। तो इन सब चीजों का कभी कभी सदुपयोग भी होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर इनका उपयोग उतना अच्छा नहीं माना। अब देखिए जो अगली जो थिंकिंग है उसको कहा जाता है अपवर्तीय अपसारी सोच, यानी देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए इस प्रकार की थिंकिंग जो होती है एक ऐसी सोच प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या के कई संभावित समाधान उत्पन्न करने का प्रयास करता है। यानी इस प्रकार की जो थिंकिंग वाले होते हैं उनके पास एक प्रॉब्लम के लिए कई सॉल्यूशन होते हैं और उनको जो सॉल्यूशन सूटेबल लगता है वो उस पर अप्लाई कर देते हैं। देखिए इस प्रकार की सोच वाले जो होते हैं रचनात्मकता और कल्पनाशीलता के लिए जाने जाते हैं और उनकी सोच इसी पर आधारित होती है। देखिए ये व्यक्ति जो होते हैं किसी समस्या को देखिए विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं, कई समाधान और विकल्प इनके पास पहले से मौजूद होते हैं और उसी के आधार पर अपना डिसीजन लेते हैं। इसमें देखिए नवीन और अपरंपरागत विचारों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी इसमें जो विचार होंगे पूरी तरह से नवीन होंगे और परंपरागत नहीं होंगे। अपरंपरागत लीक से हटकर सोचते हैं, जिसको कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये देखिए इस तरह का जो सेंटेंस है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले जो होते हैं वो यही जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले को कहा जाता है। देखिए खुले दिमाग से विचार करना, ये जो कुछ भी विचार करते हैं एकदम ओपन माइंड, यानी इनमें इनके अंदर किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता नहीं होती। अगला देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण, इस कलम का उपयोग और किन चीजों के लिए किया जा सकता है, इस प्रकार की सोच बच्चा रखता है। देखिए जैसे सवाल के कई उत्तर देना। देखिए किसी के पास अगर कोई पेन है तो वो बच्चा सोचता है कि इस पेन का उपयोग और किस किस काम के लिए हम कर सकते हैं और इसके लिए वह उससे क्या काम कर सकते हैं। देखिए कला, संगीत या नई कहानियां बनाने के लिए भी इस प्रकार की सोच की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें नए नए विचारों को लाना पड़ता है, तब जाके नए विचार बनते हैं। देखिए बिजनेस रणनीतियों के लिए नए विचार विकसित किए जाते हैं। जो लोग बिजनेसमैन होते हैं उनकी थिंकिंग भी इसी प्रकार की होती है कि उनको लगता है कि मैंने ये पॉलिसी लॉन्च की है, मैंने ये स्कीम लॉन्च की है, और यदि इसमें मुझे घाटा होगा या ये थोड़ी सी विफल दिखेगी तो मुझे कब प्लान चेंज करना है, इसमें क्या नया मॉडिफिकेशन करना है या फिर से आगे बढ़ जाए। तो इस प्रकार की जो सोच वाले होते हैं वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं और अच्छे रणनीतिकार भी हो सकते हैं। अब देखिए ये जो कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग में कुछ बेसिक डिफरेंस है। देखिए वो डिफरेंस क्या क्या है, देखिए इनको देखिए देख लिया जाए, समवर्ती सोच और उसके देखिए किन किन पहलुओं के आधार पर देखा जाए। देखिए फोकस के आधार पर देखेंगे कि ये देखिए एक सही उत्तर पर केंद्रित होता है, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप प्रश्न होते हैं उस प्रकार के उत्तर इसमें शामिल होते हैं। इसमें देखिए कई संभावित उत्तरों को उत्पन्न करना इसमें शामिल होता है। देखिए इसकी जो प्रक्रिया होती है देखिए तार्किक और विश्लेषणात्मक होती है। इसकी प्रक्रिया देखिए रचनात्मक और कल्पनाशील होती है। इसका देखिए उपयोग कहां किया जाता है, तथ्यों और डेटा का विश्लेषण इसमें किया जाता है और इसमें नए विचार और समाधान खोजे जाते हैं। देखिए इसके उदाहरण स्वरूप देखिए क्या लिया जा सकता है, गणितीय समस्याएं हल करना। इसके उदाहरण स्वरूप देखिए नई कहानी लिखना, नई पॉलिसी बनाना, नई स्कीम लॉन्च करना, नए डिजाइन बनाना, ये होता है। इसका स्वभाव देखिए कैसा होता है, इसका स्वभाव सीमित होता है और स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। इसका स्वभाव देखिए ओपन होता है, बहुत ही ब्रॉड होता है, व्यापक होता है। ठीक है।
आप देखिए ये जो समवर्ती सोच है इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें सटीक और तार्किक उत्तर चाहिए, यानी इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब हमको किसी एक ही उत्तर की जरूरत हो, यानी एकदम करेक्ट एक्चुअल आंसर चाहिए, तो इस प्रकार की चिंतन का उपयोग किया जाता है। और अपवर्ती सोच का उपयोग रचनात्मकता और नए विचार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यानी देखिए जब कोई निबंध वाला प्रश्न आए, यानी कोई जो लेख वाला प्रश्न आए, कोई व्याख्यात्मक प्रश्न आए, कोई वर्णन करने वाला प्रश्न आए, कोई विस्तृत रूप से लिखने का प्रश्न आए, या बहुत सारा आलोचनात्मक प्रश्न आए, तब आपको उसमें उस डाइवर्जेंट थिंकिंग का उपयोग करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आए, वन लाइनर प्रश्न आए, या ये पूछे कि यह कब हुआ था, किसने किया था, तो उसमें आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग का उपयोग करना। यानी दोनों प्रकार की जो थिंकिंग है उसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रकार की थिंकिंग बेहतर हो। ठीक है, ये दोनों प्रकार की सोच अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इनका संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। जब हमको किसी एक सॉल्यूशन की जरूरत हो तब उसका प्रयोग करेंगे, अब जब हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन हो तो हम उस प्रकार की थिंकिंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन फिर भी किसी भी व्यक्ति को एक जगह सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, उसको ओपन माइंडेड होना चाहिए। जो सोचने की प्रक्रिया होती है, देखिए वो व्यक्ति की समझ, अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करती है। यानी कोई व्यक्ति किस प्रकार का सोचता है वो देखिए उसकी समझ पर निर्भर होती है, उसके अनुभवों पर निर्भर होती है और उसके ज्ञान पर भी निर्भर होती है। यानी ये सब चीजें जो उसके पास नहीं रहेंगी तो फिर सही प्रकार से नहीं सोच पाएगा। विभिन्न प्रकार की सोच देखिए हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग स्थितियों को हल करने में सहायक होती है। यानी हमारे पास जैसी जैसी सिचुएशन, जैसी परिस्थिति, उस प्रकार की थिंकिंग का उपयोग हमको किया जाना चाहिए। और इस प्रकार की थिंकिंग का उपयोग करने के लिए हम इस बेहतर निर्णय लेंगे और समस्याओं का समाधान हमको अपनी सोचने की शैली को पहचान कर विकसित करने में मदद। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की सोच का उपयोग लोगों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा अपने जीवन में किया जाता है। और इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जिसकी वजह से मैंने आप लोग को इस सब चीजों को करवाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो क्लास है वो पसंद आई होगी। और मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।